गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हाँ, यह आवाज़ है उस वीर सपूत महान देशभक्त की जिसने अपनी सेना के दम पर दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था, उसकी सत्ता को हिला करके रख दिया था। जी हाँ बच्चों, नमस्ते। मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ, आज वह दिन है जिस दिन उस महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक में एक बंगाली परिवार में हुआ था। नेताजी के पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और माँ थी प्रभावती देवी। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थी, जिसमें 6 बेटियां थीं और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे ज़्यादा लगाव अपने भैया शरद चंद्र से था। नेताजी के बचपन की पढ़ाई कटक में ही हुई स्कूल में, और उसके बाद जो आगे की शिक्षा है वह कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुआ। और बाद में जो अंग्रेजी काल में ICS इंडियन सिविल सर्विस की जो सेवा थी उसकी तैयारी के लिए उनके माता पिता ने नेताजी को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेज दिया। उस समय जब अंग्रेजी शासन था उसमें भारतीयों के लिए सिविल सर्विस की सेवा में जाना बहुत ही कठिन था, लेकिन उनके पिताजी की इच्छा थी कि वह प्रशासनिक अधिकारी बने, और उनकी जिद के कारण उनको यह दिखाने के लिए कि वह किसी से कम नहीं हैं, वह सक्षम हैं, वह कर सकते हैं, उन्होंने सिविल सर्विस की सेवा में जो परीक्षा दी उसमें 4था स्थान प्राप्त किया। लेकिन उन्होंने वह नौकरी, वह सर्टिफिकेट छोड़ दिया, उसे फाड़ दिया, और इस तरह किसी भारतीय द्वारा जो उच्च पद था सिविल सेवा का अंग्रेजी काल में, अंग्रेज़ों के शासन में, इन्होंने जब उसे ठुकरा दिया तो यह उसके लिए लज्जा की बात थी। अंग्रेजी सरकार ने काफ़ी कोशिश की कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो उसे वापस ले ले, लेकिन उन्होंने वापस नहीं लिया, उसे वापस अंग्रेज़ों को ही दे दिया और वह भारत लौट आए। 1921 में भारत में राजनीतिक जो सरगर्मी थी, गतिविधि थी, वह काफ़ी गर्म थी। मतलब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और उसकी अगुवाई कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसलिए सुभाष चंद्र बोस भी जब भारत लौट आए तो उन्होंने सिविल सर्विस छोड़ने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ही ज्वाइन किया। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अहिंसक विचारों से सहमत नहीं थे, अहिंसा के विचारों से वह बिल्कुल सहमत नहीं थे। हालांकि महात्मा गांधी उदार दल का नेतृत्व करते थे और सुभाष चंद्र बोस थोड़े क्रांतिकारी दल के प्रिय थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचार अलग अलग थे, लेकिन वे यह अच्छी तरह जानते थे कि महात्मा गांधी और उनका मकसद यानी देश की आज़ादी एक ही है। सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर नेताजी ने ही संबोधित किया था जब उन्होंने रेडियो पर संबोधन पूरे देश को किया था। 1938 की ईस्वी की बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष वह निर्वाचित हुए हरिपुरा अधिवेशन में। आप जानते हैं कि हर साल के दिसंबर महीने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करता था और उसका एक अध्यक्ष होता था जो 1 साल तक नियुक्त रहता था। तो जब 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में
अध्यक्ष निर्वाचित हुए नेताजी तो उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। उसकी जो नीति थी वह गांधी जी के आर्थिक विचारों के अनुकूल नहीं थे। इसके बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फिर से अध्यक्ष का पद जो था उसके लिए चुनाव लड़ा और उनके प्रतिद्वंदी के रूप में, जो कि गांधी जी के समर्थक के रूप में पट्टाभी सीतारमैया खड़े थे, उनको वह हरा करके विजयी हो गए। इस चीज़ को गांधी जी ने अपने हार के रूप में ले लिया। उनके अध्यक्ष चुने जाने पर गांधी जी ने कहा कि बोस की जीत मेरी हार है या फिर पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है, और ऐसा लगने लगा कि वह कांग्रेस वर्किंग कमेटी से त्यागपत्र दे देंगे। गांधी जी के विरोध के चलते इस विद्रोही अध्यक्ष ने त्यागपत्र देने की ज़रूरत महसूस की और गांधी के लगातार विरोध को देखते हुए या फिर जो एक होता है समर्थन नहीं देने के चलते उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी और उन्होंने उसी समय 1939 में ही कांग्रेस के ही अंदर एक नया दल का गठन किया और उसका नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसे शॉर्ट में फॉरवर्ड ब्लॉक भी कहते हैं। इस बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अंग्रेज़ों के दुश्मनों से मिलकर आज़ादी हासिल की जा सकती है, क्योंकि जो दुश्मन का दुश्मन होता है वह दोस्त होता है, ऐसा नेताजी का मानना था। उनके विचार को देखते हुए उन्हें ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में नज़रबंद कर लिया, लेकिन वह अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की मदद से वहाँ से भाग निकले, पलायन कर गए और वह अफ़गानिस्तान और उसमें USSR हुआ करता था, सोवियत संघ, उधर से होते हुए वह जर्मनी पहुंच गए। सक्रिय राजनीति में आने से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पूरी दुनिया का एक तरह से भ्रमण किया। वह 1933 से 36 तक यूरोप में रहे। यूरोप में यह दौर था हिटलर के नाजीवाद और मुसोलिनी के फांसीवाद का। नाजीवाद और फांसीवाद का निशाना इंग्लैंड था, जिसने पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर एक तरफा समझौते थोपे थे और वे उसका बदला इंग्लैंड से लेना चाहते थे। आप जानते हैं पहले विश्व युद्ध के बाद जो ब्रिटेन है, जिसको इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, वह एक बड़ा राज्य बनकर के उभरा, शक्तिशाली देश बनकर के उभरा था। और जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अमेरिका सबसे बड़ा देश या फिर शक्तिशाली संपन्न देश बनकर के उभरा था। भारत पर भी अंग्रेज़ों का कब्जा था और इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाई में नेताजी को हिटलर और मुसोलिनी में भविष्य का मित्र दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उनका ऐसा मानना था कि आज़ादी हासिल करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ कूटनीतिक और सैन्य सहयोग की भी ज़रूरत पड़ती है। सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में कहा जाता है कि उन्होंने शादी कर ली और उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम अनीता बोस के नाम से जाना जाता है, जो कि जर्मनी में रहती है, कहा जाता है। नेताजी हिटलर से मिले। उन्होंने जो ब्रितानी हुकूमत है और देश की आज़ादी के लिए कई काम किए। नेताजी ने 1943 में 1943 में जर्मनी छोड़ दिया। वहाँ से वह जापान पहुँचे, जापान से वह सिंगापुर पहुँचे और वहाँ उन्हें कैप्टन मोहन सिंह, निरंजन सिंह आदि के द्वारा जो स्थापित आज़ाद हिंद फौज थी उसकी कमान उन्होंने अपने हाथ में ले ली और उसका पुनर्गठन किया। उस वक्त रास बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज के नेता थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन किया और जिसकी कैप्टन थी डॉक्टर लक्ष्मी सहगल। वो पेशे से डॉक्टर थी, लेकिन वह सेना में शामिल हुई अपने देश को आज़ाद करने के लिए और वह उसकी कैप्टन बनी। तो भारतीय संस्कृति में, पूरी भारतीय संस्कृति में ये पहली बार था
कि सेना में महिलाएं भी थी। ऐसा तो अंग्रेजी सेना में भी नहीं था कि महिलाएं भी सेना में जाएं। तो ऐसा पहली बार आज़ाद हिंद फौज की सेना में जो रानी झांसी रेजिमेंट थी उसका गठन किया गया और उसमें लक्ष्मी सहगल कैप्टन बनी। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस ने सशक्त क्रांति द्वारा भारत को आज़ाद कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, पुनर्गठन। इस संगठन के प्रतीक चिन्ह पर एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता था। नेताजी अपनी आज़ाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुँचे और वहाँ उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध भाषण दिया था और ओजस्वी भाषण दिया था और उसमें प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और उनकी यह गर्जना, यह निनाद सुन करके हजारों लोग शामिल हुए उनकी सेना में और हजारों माताओं बहनों ने अपनी चिंता न करते हुए, अपने परिवार की चिंता न करते हुए अपने सोने आभूषण के गहने भी आज़ाद हिंद फौज को दान कर दिए ताकि आज़ाद हिंद फौज को अच्छे से तैयार किया जा सके भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए। 18 अगस्त 1945 कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास नेताजी की मौत हवाई दुर्घटना में हो गई, लेकिन उनका शव नहीं मिल पाया। नेताजी की मौत के कारणों पर आज भी विवाद बना हुआ है। कई कमेटियां बैठी, कभी शाहनवाज कमेटी तो कभी मुखर्जी कमेटी, लेकिन जी की असलियत पर अभी भी पर्दा लगा हुआ है, अभी भी पर्दा लगा हुआ है। तो ऐसे थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ऐसे थे उनके माता, ऐसे थे उनके पिता जिन्होंने एक ऐसे वीर सपूत को हमारे देश में जन्म दिया। और इसके बाद जब इनकी सेना पर जब कोर्ट ट्रायल हुआ सेना पर, तो उसके कैप्टन जो थे 3 आदमी थे और तीनों थे हिंदू, सिख और मुस्लिम, उसमें से एक मुस्लिम थे। तो इन तीनों पर जब ट्रायल चलाया गया तो पूरे देश ने, बड़े बड़े हमारे देश के वकीलों ने उनका समर्थन किया, इनका पक्ष लिया और उन्हें अंत में छोड़ना पड़ा क्योंकि वो देश के लिए लड़ रहे थे, सेना के लिए लड़ रहे थे और इस तरह सेना ने विद्रोह भी कर दिया था। यह सब देख करके और उधर जो है भारत छोड़ो आंदोलन भी चला हुआ था। तो यह सब देख करके अंग्रेज़ों ने सोचा कि किसी तरह यहाँ से निकल लिया जाए, अभी सम्मान जारी रहेगा, सम्मान बरकरार रखना है तो यहाँ से खिसक लेना चाहिए। और इस तरह 14 अगस्त 1947 को जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, जिसमें भारत को एक डोमिनियन स्टेटस के रूप में सहमति दी गई या फिर उसे दर्जा दिया गया। इसका मतलब है कि अभी भी डोमिनियन का मतलब ही होता है एक बड़े राज्य के अंदर एक छोटा राज्य, ठीक है। तो अभी भी हम लोग जो कॉमनवेल्थ है उसकी शरण में हैं, जिसका कि हेड या मुखिया बोल सकते हैं वह ब्रिटेन है, इंग्लैंड है। तो आज के दिन सुभाष चंद्र बोस को हम लोग नमन करते हुए, याद करते हुए शपथ लेते हैं कि हम भी देशभक्त बन रहेंगे। अब जहाँ भी जिस अवस्था में हैं, जिस पद पर हैं, अपने देश की गरिमा और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए hमेशा हम लोग काम करते रहेंगे, मरते दम तक अपने देश की सेवा करेंगे। जय हिंद।